हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, और अपने छोटे और बड़ों का ख्याल भी रख रहे होंगे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे पूरे जीवन, हमारे पूरे लाइफ में। अपने से छोटों की और बड़ों की इज्जत करना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, ठीक है, और एजुकेटेड इंसान की। अब हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू जो भी रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं, सारे के सारे पूरी पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कंपाइल करके आपके सामने हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम और हमारी टीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और अदर फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा प्यारे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान समझना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान समझना भाई, यहां पे कह रहा है संविधान सभा के सदस्य सीधे भारत के जनता द्वारा चुने जाते हैं। महागलत। ये क्या है? महागलत है, क्योंकि जो संविधान सभा थी हमारी, उसके जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे और नॉमिनेट किए जाते थे। दो कंडीशन, एक इनडायरेक्ट वे में चुने जाते थे और नॉमिनेट भी किए जाते थे। अभी आगे इसके संविधान सभा के बारे में पूरी हिस्ट्री खोलेंगे हम लोग, ठीक। देखो यहीं पे इसी क्वेश्चन में दूसरी बात, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी? एग्जाम क्वेश्चन आता है तो क्या बताओगे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तो ये वाला पॉइंट क्या है? क्लियर है, सही। बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इनको क्या किया गया था? एज ए कंसीडर किया गया था। तो ये पॉइंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन्होंने पेश किया था। क्या? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इन्होंने पेश कब किया? तो याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रेजेंट किया था। क्या किया था सर? प्रेजेंट किया था। क्या किया था? प्रेजेंट किया था। बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बट एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बट एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो एक्सेप्ट कब किया गया था? तो याद रखना, इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया है? इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक। तो आशा करते हैं 3 और 4। तो ऑप्शन देखिए कौन सा? 2, 3, 4। अगर जिसमें दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इट मीन ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी सही है। अभी तक जितना भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सर ये जितनी भी चीजें आपने बताया यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें हमने क्वेश्चन से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग हुए हैं। पहला पहला शब्द प्रयोग हुआ है सर मुस्लिम लीग। व्हाट इज मुस्लिम लीग? तो याद रखना सर, मुस्लिम लीग, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। क्या आप जानने जा रहे हैं? हम लोग थोड़ा यहाँ से ध्यान से बात को समझना। सर, जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करने जा रहे हैं? मुस्लिम लीग के बारे में। किसके बारे में? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सबसे पहली बात तो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो 1906 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो याद रखना बाई, किसके द्वारा? बाई ख्वाजा, यहां से नोट कर लेना, बाई ख्वाजा सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक। याद रखना, ये जो मुस्लिम लीग है, इसका सबसे पहला जो सेशन हुआ था, सबसे पहली इसकी बैठक, जो फर्स्ट सेशन, जो इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, जो इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। किस, कहाँ हुई थी? अमृतसर, अमृतसर में हुई थी। और याद रखना, इसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहली सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो लिख लेना आगा खान। कौन थे? आगा खान। कौन थे? आगा खान थे। कौन थे? आगा खान थे, ठीक। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर ये जो मुस्लिम लीग, ये जो मुस्लिम लीग है, ये बात यहां तक समझ में, इसने अपना
अखबार, अपना न्यूज़पेपर कौन सा चलाया था? इसके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो इसके न्यूज़पेपर का नाम क्या था प्यारे बच्चों? इसके न्यूज़पेपर का नाम क्या था? डॉन। ठीक, ये डी लिखा है, डी। ठीक, तो आशा करते हैं मुस्लिम लीग से रिलेटेड पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सर एक शब्द यूज हुआ है संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा क्या है? थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा क्या है? देखो, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा करेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर इसे बोलते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा। ये बात समझ में आई? संविधान सभा का काम क्या था? तो याद रखना, संविधान का निर्माण करना। इसका काम क्या था? इसका जो वर्क था, इसका जो वर्क था क्या था? संविधान का निर्माण करना। क्या? संविधान का क्या करना? निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना, इसका काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। दूसरी बात करें कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में टोटल मेंबर टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर्स की बात करें, कुल सदस्य, तो 389। और एक सीट कितने मेंबर के बराबर होती थी? तो याद रखना, एक सीट जो एक सीट होती थी वो 10 लाख लोगों पे दी जाती थी। 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक, दूसरी बात, ये जो संविधान सभा बनी, इसकी पहली बैठक, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग इसकी कहाँ हुई थी और कब हुई थी? याद रखना, फर्स्ट मीटिंग इसकी जो हुई थी वो हुई थी सर 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष होते थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखना, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इसलिए बनाया गया था, ये क्या थे? नॉन परमानेंट। कैसे थे? नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। और सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए इनको यहाँ पे क्या किया गया? बनाया गया। और ये बुजुर्ग वाली प्रथा हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो फ्रांस से अडॉप्ट किए हैं। कहाँ से? फ्रांस में। ठीक, फ्रांस से। अब अगर बात करें सर इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग हुई वो कब हुई? तो इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई सर, वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। और इस मीटिंग में प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? इस मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? इस मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये कैसे थे? ये परमानेंट थे। क्या थे? परमानेंट प्रेसिडेंट। ठीक, तो आशा करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब सर ये तो बात आपने बता दी, ये जो 389 मेंबर थी कहाँ कहाँ से आ रहे थे? तो थोड़ा ध्यान से इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना। ये जो 389 मेंबर थे, इनका डिवीजन हुआ 3 कैटेगरी में। पहला, यहां पे देखा जाए तो 292 मेंबर कहां से आएंगे? सर ये प्रोविंस से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंस, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट बोल सकते हैं। ब्रिटिश स्टेट मतलब अंग्रेजों के राज्यों से आएंगे। और यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, याद रखना। और यहाँ पे जो 4 मेंबर आएंगे जो कहाँ से आएंगे? चीफ कमिश्नरी एरिया से आएंगे। कहाँ से आएंगे? चीफ
कमिश्नरी एरिया से। और यहाँ पे 93 मेंबर जो होंगे वो आएंगे प्रिंसली स्टेट से। कहाँ से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से। ठीक, देखो ये जो मेंबर होंगे, ध्यान से बात को सुनो, ये जो मेंबर होंगे ये इनडायरेक्ट, इनका चुनाव जो होगा, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और ये जो होंगे 93, ये क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। यहां तक आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो रहा हो। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक, संविधान सभा ने संविधान का जो फ्रेम किया है वो कितने दिन में बनाया है हमारे संविधान को? तो आपको पता होगा हमारे संविधान को बनाने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगा दिया। कितना? 18 डेज लगा। कितना पैसा लगा? तो अप्रॉक्स हमारे संविधान को बनाने में कितना लग गया था? 64 लाख रुपए लगा। कितना? 64 लाख। आपको पता है जो संविधान सभा है, संविधान को बनाने में टोटल कितनी मीटिंग हुई? तो टोटल कितनी मीटिंग हुई इस चीज को भी समझ लेना। तो टोटल मीटिंग जो टोटल सेशन हुआ, जो टोटल सेशन हुआ है वो हुआ है 11 + 1। ये जो एक है ये लास्ट सेशन। क्या है? लास्ट सेशन। लास्ट सेशन। और लास्ट सेशन कब हुआ है? तो इस चीज को नोट कर लेना, 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ। ठीक, तो आशा करते हैं सारे के सारे पॉइंट क्या हुए होंगे, संविधान सभा से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर संविधान के क्रियान्वयन के समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शब्द नहीं था? याद रखना, यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है कि सर जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये यहाँ पे जो फ्रीडम है, यहाँ पे इसमें लिखा जाएगा लिबर्टी। क्या लिखा जाएगा? लिबर्टी। क्यों? क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटेड शब्द है, इसलिए यहाँ फ्रीडम लिखा। लेकिन हमारे प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि फ्रीडम का। ठीक, तो बात किया जाए तो कौन सा शब्द नहीं था? तो ध्यान से बात को समझना, यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं है? तो देखो लिबर्टी है हमारे प्रस्तावना में। दूसरी बात किया जाए इक्वालिटी भी है हमारे प्रस्तावना में, और जस्टिस भी है क्या हमारे प्रस्तावना में। बट हमारे प्रस्तावना में है क्या नहीं? हमारे प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द नहीं था। ये सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। कब? 1976 में। और 3 शब्द जोड़े गए। पहला शब्द जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया सोशलिस्ट। क्या जोड़ा गया? सोशलिस्ट। और दूसरा शब्द जो जोड़ा गया प्यारे बच्चों, दूसरा शब्द जो जोड़ा गया वो सेक्युलर जोड़ा गया। क्या? सेक्युलर। और जो तीसरा शब्द जोड़ा गया यहाँ पे, तीसरा शब्द जोड़ा गया इंटीग्रिटी। क्या? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस कितने प्रकार की दी गई, हमारे जो प्रियम्बल में है जस्टिस कितने प्रकार की दी गई है? तो याद रखना 3 प्रकार की। कौन कौन सी जस्टिस दी गई है? तो एक दी गई है सर सोशल जस्टिस, और ये दूसरी दी गई है इकोनॉमिकल। क्या? इकोनॉमिकल जस्टिस। और तीसरी दी गई है पॉलिटिकल जस्टिस। क्या? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। 3 प्रकार की जस्टिस दी गई है। ठीक, बात किया जाए इक्वालिटी कितनी दी गई है? तो इक्वालिटी 2 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी इक्वालिटी दी गई है इस चीज को भी जान लो, ये प्रियम्बल के अनुसार बात हो रही। कौन कौन सी दी गई है? इक्वल स्टेटस। किसकी? स्टेटस। इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या दिया गया? दिया गया। बात किया जाए लिबर्टी, तो लिबर्टी की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है। कितने? 5 प्रकार की लिबर्टी कितनी दी गई? 5। कौन कौन सी दी गई है? तो याद रखना लिबर्टी ऑफ थॉट। क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट दिया गया है। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बारे में भी चर्चा की गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया गया है लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिलीफ। बिलीफ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेथ। और लास्ट में क्या है? वर्शिप।
तो 3-5 प्रकार की क्या दी गई हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो लिबर्टी भी दी गई। ठीक, अब बात किया जाए सर प्रियम्बल क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है यहाँ पे, सर प्रियम्बल आखिरकार है क्या, ये सब तो आपने बता दिया। सर प्रियम्बल ये जो है हमारा प्रियम्बल, क्या प्रियम्बल, इसे हम अडॉप्ट कहाँ से किए हैं, तो इसको हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है, इसको हमने अडॉप्ट किया है। दूसरी बात, ये बात यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया है। सर प्रियम्बल की जो लैंग्वेज, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है उसे हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किए हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सर ये जो प्रियम्बल है आखिरकार होता क्या है, ये सब तो आपने बता ही दिया। आप थोड़ा सा बता दीजिए प्रियम्बल क्या होता है। याद रखना जो प्रियम्बल है हमारा, प्रियम्बल जो हमारा प्रियम्बल है इसे हम क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, की टू द क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको कहते हैं। और इसे हम मॉडिफाइड 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 फॉर्म ऑफ क्या, ऑब्जेक्टिव 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 रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, आपको ज्ञान होगा, आप पढ़ चुके हैं, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया था। क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। और बाद में इसको 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। ये बात पॉइंट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आशा करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ये बात पॉइंट क्लियर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है, तो ये चीज हम बता चुके हैं, कौन सा है, अभी अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन था। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1946 में पेश किया गया। इसके तहत कितने शब्द जोड़े गए थे, पहला बता चुके हैं सोशलिस्ट, दूसरा यहाँ पे हमने बताया था सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता जिसको बोलते हैं, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था क्या, इंटीग्रिटी। क्या जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। ठीक, दूसरी बात, अब यहाँ पे ये जो 38वां संवैधानिक संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट। 38वां संवैधानिक संशोधन कहता है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हमारा प्रेसिडेंट होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट होगा उसके द्वारा जो इमरजेंसी लगाई जाएगी, जो इमरजेंसी लगाई जाएगी, वो इमरजेंसी वो क्या होगी, नॉन जस्टिसिएबल होगी। क्या होगी, नॉन जस्टिसिएबल होगी। किसके अकॉर्डिंग, नॉन जस्टिसिएबल होगी, मतलब न्याय के योग्य नहीं होगी। किस संवैधानिक संशोधन के तहत, इसके। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मल्टीपल क्या, मल्टीपल इमरजेंसी लगा सकता है, मल्टीपल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है सर, इम्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। मल्टीपल इमरजेंसी क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है। ठीक, बट ये बात यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 44वां संवैधानिक संशोधन क्या है, ध्यान से बात समझना। 44वां संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें तो याद रखना 44वां संवैधानिक संशोधन यहाँ पे 98 होगा, क्या होगा, 78 होगा। याद रखना 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको क्या बना दिया गया सर, इसको कन्वर्ट कर दिया गया लीगल राइट में। क्या बना दिया गया, लीगल राइट। क्या बना दिया गया, लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है, तो इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार है, 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा कौन सा है 31। और इसके लिए आर्टिकल हमारा
तो इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया 300 का क्या ए, 300 का ए बनाया गया। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। सोचो एक क्वेश्चन को हम लोग इतने डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ने का सबसे बेस्ट फंडा और बेस्ट तरीका यही होता है कि चीज़ों को आप एक्सप्लेन करके ही पढ़िए। एक क्वेश्चन आपका कम से कम 10 क्वेश्चन के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए मील का पत्थर माना जाता है? तो याद रखना, पहली बात तो ये बात को समझना पड़ेगा केशवानंद भारती केस कब हुआ था। तो याद रखना ये हुआ है 1973 में। ठीक, ये बात समझ में आई। दूसरी बात इसने क्या कहा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने कहा है कि संविधान की मूल संरचना जैसा कि प्रस्तावना में परिभाषित है को बदला नहीं जा सकता है। मतलब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं, याद रखना, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी क्या अमेंडमेंट। अकॉर्डिंग टू, सुनो सॉरी, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस द बेसिक स्ट्रक्चर, इस चीज को समझना और नोट कर लेना बहुत अच्छे, क्या द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब कैन नॉट बी अमेंडमेंट, हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में हम अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते। अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में हम परिवर्तन नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ठीक, याद रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो आशा करते हैं पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना संवैधानिक व्याख्या में उपयोगी है क्योंकि। याद रखना आपको पता है जो हमारा प्रस्तावना है इसलिए संविधान की व्याख्या करने में उपयोगी है क्योंकि ये जानते हो क्या शो करता है, संविधान निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था और उनका दर्शन क्या था। उनका उद्देश्य मतलब उनकी फिलॉसफी और उनका एम क्या था संविधान को फ्रेम करने का, इस चीज के बारे में हमारी बताता है क्या प्रस्तावना, उसकी व्याख्या करता है। सर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना मौलिक कर्तव्य, सुनना ध्यान से बात, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तो रटा होना चाहिए। आर्टिकल नंबर क्या है 51 का ए। बात करिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग तो और मजा आएगा। सर फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो पहले ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। मतलब मूल संविधान में क्या था, नहीं था, बट इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो सुनो ध्यान से भाई, इसको जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की कहने पे इसको जोड़ा गया। क्यों सी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे क्या किया गया, 42वां संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पारित किया गया और याद रखना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। कितनी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया हमारे संविधान में। ठीक, दूसरी बात, अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझते हैं। सर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से अडॉप्ट किए हैं हम, तो इसको हमने जो अडॉप्ट किया है
वो रसिया से किए हैं, रसिया के संविधान से अपने संविधान में जोड़े। ठीक, दूसरी बात। अगली बात अगर हम करें, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होगा, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होगा, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब न्याय के योग्य ये नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एट प्रेजेंट, तो 11 है, लेकिन जब जोड़ा गया तो कितना जोड़ा गया, 10। अब 11वां कब जोड़ा गया, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया सर, 2002 में, और इसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और इसके तहत क्या काम किया गया, 6 से 6 ईयर से लेके 14 ईयर के बच्चे को, 14 ईयर के चाइल्ड को एजुकेशन क्या कर दिया गया, एजुकेशन मस्ट कर दिया गया, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक, तो आशा करते हैं ये भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। सोचो कितना डेप्थ में पढ़ रहे हैं हम लोग चीज़ों को, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोगों को देख के सारी चीज़ों को। ठीक, अगली बात अगर हम लोग करें यहाँ पे कि सर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पार्ट भी बता दीजिए, इतना कुछ बता दिए, तो किस पार्ट में चर्चा है, तो पार्ट 4 के एमएस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ मन करता है, बट टाइम की लिमिट भी है यार, क्वेश्चन भी हमको सॉल्व कराना है पूरे, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा हम अपने आप को बचा रहे हैं। नहीं, ज्ञान तो बहुत कुछ है, निकालने का तो बहुत मन कर रहा है कि सब एक ही बार निकाल दें। देखो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सर निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा राज्य का निर्देशक सिद्धांत, याद रखना, कहा गया है, जिसके लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा। देखो बहुत, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है सर, याद रखना ये आर्टिकल नंबर 51 को ही डिफाइन किया है पूरा पूरा। यहां पे देखो कह रहा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पहला सही है। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, मतलब मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों का क्या करना, निपटान करना, तो ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं नहीं क्योंकि पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया खुद से। अब अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। पहली बात, नागरिकता क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप। अब इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत डेप्थ में चीजों को समझेंगे। याद रखना नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया, पहली बात तो इसी को चर्चा करते हैं। नागरिकता के कॉन्सेप्ट को हमने अडॉप्ट कहां से किया अपने संविधान में, तो इसको हम अडॉप्ट किए हैं कहां से, इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन के संविधान से। और कैसी नागरिकता हमारे भारत में है, तो सिंगल सिटीजनशिप। कौन सी है, सिंगल सिटीजनशिप। कैसी सिटीजनशिप है सर, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरी बात, नागरिकता के बारे में किस पार्ट में चर्चा करते हैं, तो पार्ट नंबर 2 में चर्चा करते हैं, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहां से कहां तक आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल नागरिकता से रिलेटेड हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं सर, 5 से लेके 11 तक। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बात किया जाए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, जो पार्ट नंबर फर्स्ट है ये क्या है, तो याद रखना पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल पढ़ते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम आर्टिकल पढ़ते हैं कहाँ से कहाँ तक सर, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग जनरली यूनियन को क्लासीफाई करते हैं, यूनियन को डिफाइन करते हैं। पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो पार्ट नंबर 3 है, जो पार्ट नंबर 3 है इसमें हम आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, तो इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं सर 12 से लेके कहाँ तक, 35 तक। और इसी में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, किसके बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो इसको हम सर यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, यूएसए से। पार्ट नंबर 4 की अगर हम लोग चर्चा करें बच्चों, पार्ट नंबर 4 की अगर चर्चा करें तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके लिए पार्ट कौन सा जिम्मेदार है,
तो पार्ट 4 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल लिख लेना यहाँ पे। आर्टिकल है 36 से लेके कहाँ तक, 51 तक। ठीक, तो ये सारी, इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो इसको हमने जो अडॉप्ट किया है वो किए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से, नोट कर लेना, आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया है। तो आशा करते हैं सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाई क्या कह रहा है, हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय, मतलब मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में कितने थे, ध्यान से बात समझना। मूल संविधान में, नोट करना थोड़ा, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो कितनी शेड्यूल थे, कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 थी। और आर्टिकल कितने थे, तो आर्टिकल कितने थे, 395। और अगर बात किया जाए भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज की कितनी थी, 14। और अगर हम बात किया जाए पार्ट की बात करें तो पार्ट कितने थे, पार्ट कितने थे भाई यहाँ पे, 22। बट प्रेजेंट की बात करें अगर हम लोग, क्या प्रेजेंट, मतलब अभी प्रेजेंट का सिनेरियो क्या कह रहा है भाई, अगर प्रेजेंट के सिनेरियो की देखें तो शेड्यूल कितनी है, प्रेजेंट का हम सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक, तो शेड्यूल कितनी है, 12। आर्टिकल कितने हैं, 350 प्लस। भाषा कितनी है सर, 22। भाषा कितनी है, 22। और पार्ट कितने हैं सर, 25। तो देखो ये प्रेजेंट का भी हो गया पूरा। और जब लागू हुआ तो अभी कितनी अनुसूचियां हैं सर, 12। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान का भाग 3। ये पीछे बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं हमको लग रही भाई, ठीक। तो देखो आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात करें सर किसके बारे में है, फंडामेंटल राइट के बारे में। किसके बारे में चर्चा है, फंडामेंटल राइट के बारे में। दूसरी बात, विषय शिक्षा, विषय शिक्षा किससे रिलेटेड है, तो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है सर, कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है। अब इसके बारे में जाने थोड़ा। ये जो संघ सूची, संघ सूची में कानून कौन बनाता है, तो याद रखना संघ सूची में कितने सब्जेक्ट, अगर बात किया जाए सब्जेक्ट की, कितने विषय हैं, तो पहले 97 थे, अभी कितने सब्जेक्ट, 100। और इन पे कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि सर दूसरी चर्चा अगर हम लोग करें यहाँ पे, क्या है दूसरी चर्चा, देखो देखो दूसरी चर्चा, हेलो हेलो, हाँ हेलो, अभी थोड़ा 5 मिनट बात करना, थोड़ा क्लास ले रहे हैं यार ऑनलाइन ना, ठीक ठीक। देखो थोड़ा ध्यान से बातों को समझिए। तो ये बात हो गया कितने सब्जेक्ट। अब बात की जाए राज्य सूची में, तो राज्य सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे, तो याद रखना पहले इसमें 66 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हैं, 61, ठीक। अभी कितने हैं, 61। यहाँ पे कानून कौन बनाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ कानून कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे अगर बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे, तो पहले 47 सब्जेक्ट थे, और अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे कानून स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बनाती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है तो माना किसका जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अवशिष्ट शक्ति पे कौन बनाता है, तो गवर्नमेंट बनाती है, कौन सी, सेंट्रल, ठीक, जिसकी सरकार हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हम आगे चर्चा करते हैं, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। तो भाई ये तो पता होगा, रटा रटा होना चाहिए हर एक बंदे को। कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है, 17। आर्टिकल नंबर कौन सा जिम्मेदार है प्यारे बच्चों, 17 जिम्मेदार है, ठीक। बात करें अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बात समझना कि सर आर्टिकल नंबर क्या है, ये आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी। थोड़ा इसको जान ही लेते हैं पहले हम लोग, राइट टू इक्वलिटी। देखो ध्यान से समझने का, देखो सर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, समानता का अधिकार, तो हम लोग आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं सर, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक पढ़ते हैं।
ठीक। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है सर? आर्टिकल 14 कहता है, क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 क्या कहता है, ध्यान समझ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है इक्वालिटी बिफोर क्या, लॉ, एंड क्या, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, क्या, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कास्ट, रिलीजन, रिलीजन, रेस, जेंडर, जेंडर, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस। ठीक। बात किया जाए, देखो आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल नंबर 17 पता चल गया, क्या, अनटचेबिलिटी। ठीक। देखो सारे के सारे आर्टिकल भी एक्सप्लेन हो गए, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही गहराई से क्या कह रहा है सर? भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि कानूनों के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो अपराध के रूप में क्या आरोपित अधिनियम के आयोग के समय लागू होता है। बिल्कुल सही बात, आर्टिकल नंबर 20 को एक्सप्लेन कर रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये भी आर्टिकल नंबर 21 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित? ये वाला है आर्टिकल नंबर 40। इसमें हम कुछ होमवर्क आप लोगों को देंगे। बताओ सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहाँ लागू हुआ? फर्स्ट। ठीक। दूसरी बात, पंचायत डे कब सेलिब्रेट करते हैं? क्या, पंचायत, पंचायत, पंचायत डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक, याद रखना। ठीक। पंचायत से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट जिंदाबाद है, उसके बारे में बताओ। इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे करिएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं या नॉलेज है तो बताना, नहीं तो अगले दिन पे हम इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये पीछे बता चुके हैं, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ठीक, कौन सा है? तो आर्टिकल 36 से 51। ठीक, क्योंकि पूरी इसकी हम हिस्ट्री बता चुके। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का भाग 4 से संबंधित किससे? अभी अभी बता चुके भाई, भाग 4 किससे संबंधित? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से या तत्व से है क्या? तो ये बता ही चुके हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान? याद रखना, राष्ट्रपति। तो याद रखना, राष्ट्रपति आपातकाल 352 के तहत लगा सकता है। भारत में अभी तक प्रेसिडेंट रूल 3 बार लग चुका। क्या? प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लग चुका है? 3 बार। कब लगा? एक तो लगा 1962 का जो युद्ध हुआ था इंडो चाइना वार के टाइम, इंडो चाइना वार के समय। दूसरा लगा 1971 इंडिया और पाकिस्तान, इंडो पाक वार के टाइम पे। और लास्ट वाला जो लगा 1975, ये लगा था इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगा था। ठीक, ये बात पॉइंट क्लियर हो गई होगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण क्या लगा था? लगा था।
ठीक, बात किया जाए तो प्रेसिडेंट रूल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। क्या लगती है? नेशनल इमरजेंसी। इसके तहत स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाकी अभी तक ये एक भी बार नहीं लगी है। ये सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लग चुकी है। अभी अभी कर देखे होंगे स्टेट इमरजेंसी मणिपुर में लग गया है। मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार कहाँ? मणिपुर। अभी 2 दिन पहले ही लगाई है। ठीक और सबसे लंबा टाइम पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में लगी। ठीक, अब बाकी अभी पूरा इमरजेंसी के बारे में एक अलग से सेपरेट पार्ट ही है, टॉपिक है, आर्टिकल है, तो बहुत डीप में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें सर यहाँ पे क्या, ध्यान से बात समझना इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से। सर क्या कह रहा है? संवैधानिक संशोधन की विधि में प्रदान किया जाता है, तो आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार है? 368। ये याद रखना, अपने संविधान में हम अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 के तहत कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक होती है क्या, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत। दूसरा, कॉम्प्लेक्स या स्पेशल मेजॉरिटी, कॉम्प्लेक्स या और क्या, स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के द्वारा, या कॉम्प्लेक्स प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो इसी में लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, रेटिफिकेशन ऑफ क्या, स्टेट। स्टेट की रेटिव जगह का हम इसलिए पूरा नहीं लिखा। ठीक, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट के कारण, तो लिख लेना इस चीज को। बात करें अगर हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में, याद रखना 340 आर्टिकल कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या प्रावधान किया गया? एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें भाई, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची पहले हमारे संविधान में नहीं थी। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। किससे है सर? एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखना, ये जो 10वीं अनुसूची है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब इसको ऐड कब किया गया? इसको ऐड किया गया 52वां संविधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1985 में, तब इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। पहले हमारे संविधान में नहीं थी। ठीक, ये बात समझ में आई। ठीक, दूसरी बात, पंचायती राज सिस्टम ये किस में है? 11th शेड्यूल में है। पहले ये भी नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1992 में, और क्या कर दिया गया? 11th अनुसूची को पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? इसको इम्प्लीमेंट किया गया कब? 1993। बहुत सारी बुक में 1993 मिलेगा आपको। लैंड रिफॉर्म रहा 9th शेड्यूल, पहले ये भी नहीं थी। 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया? तो याद रखना, पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पास किया गया। लैंड रिफॉर्म लॉ क्या किया गया? लाया गया और जोड़ा गया इसको। ठीक, इस चीज को याद रखना। ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको समझ लो, सही तो ये वाला है ये। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर ये। अब देखो, अगर आगे हम लोग चर्चा करें भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में कौन वर्णित करता है? तो ये आर्टिकल नंबर कौन? फर्स्ट। आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या कहता है सुन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या होगा? इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया
दैट इज कॉल्ड भारत। भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ क्या होगा? स्टेट्स होगा। यही बात कही गई है। आर्टिकल नंबर कौन से? फर्स्ट में, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें सर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के मास्टर प्लान को कब, तो याद रखना 1962 में अनुमोदित किया गया है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ये होगा, ठीक। बात किया जाए सर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सातवाहन राज्य का सदस्य नहीं? तो याद रखना, सातवाहन राज्यों का सदस्य है पूछा है। क्या पूछा है? तो कौन सा है ये? त्रिपुरा। अगर ये जानना है कि कितने सात कौन कौन सी 7 मतलब स्टेट हैं, तो जियोग्राफी की वीडियो देख लेना, वहाँ आप लोग मिल जाएगी, और डेमो वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक। ये क्या है? त्रिपुरा। बात किया जाए आगे हम लोग, भारत में किसी राज्य की सीमा को अनुच्छेद किसके तहत, याद रखना, किसी भी राज्य के एरिया को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर कौन सा? थर्ड। आर्टिकल नंबर थर्ड के तहत किसी भी स्टेट की एरिया को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक। उसकी टेरिटरी, उसके नाम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और उसकी टेरिटरी में भी क्या कर सकते हैं? उसकी टेरिटरी में भी हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। ये पहला बता ही चुके हैं। दूसरा, कोई मतलब फॉरेन राज्य को ऐड करने का है, और इसमें संसद को प्रावधान है कानून बनाने का, ठीक। संसद उससे किसी राज्य की बाउंड्री वाउंड्री चेंज करने का। बात किया जाए, संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष में अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, अपनाया कब था? ये याद होगा, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। और इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक। ध्यान में रखना। और फर्स्ट इलेक्शन हुआ था कब? इसमें फर्स्ट इलेक्शन, भारत में पहला इलेक्शन सिस्टमेटिक वे में इसी टाइम पे हुआ था, ठीक। और इस समय हमारा भारत देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। आज़ाद कौन? भारत। किससे? अंग्रेजों से। भारत का संविधान को लागू हुआ, अब लागू कब हुआ अभी तो बता दिए 26 जनवरी, तो इसको बताने की कोई औचित्य ही नहीं देता, ठीक। बात किया जाए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने का आधार, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इन सब पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास में बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है? तो याद रखना, ये इसको तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते थे, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक। याद रखना, ये जो क्या थे? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग कौन थे? ये सचिव थे। ये क्या होते थे? सचिव। और ये कौन होता था? वायसराय। वायसराय, ठीक। याद रखना। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा ध्यान से बात, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी? ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ठीक। अब ध्यान से बात को समझना। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने वाला पहला मतलब निश्चित कदम द्वारा किसके द्वारा लिया है? तो ध्यान से बात समझना, ये है रेगुलेटिंग एक्ट क्या? 1773। ये पिट्स इंडिया एक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक। ये जब आया, कब आया? तो पता चल चुका है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? तो याद रखना, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कहाँ पे? एट कलकत्ता। एट कलकत्ता। कब बनाया गया? 1774। दूसरी बात, जो कौन था जो वहाँ का गवर्नर था? गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ क्या? बंगाल को क्या बना दिया गया पता? गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया क्या? गवर्नर गवर्नर
जनरल ऑफ क्या, बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ, तो कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो इन सब चीज़ों को याद रख, मेन पॉइंट, बाकी बहुत बड़ा है, जब एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को चार्टर ऑफ स्लेवरी के नाम से कहा? बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो 1935 का अधिनियम दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा होगा, ये भारत शासन अधिनियम, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत के शासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शुरू करने का पहला प्रयास के द्वारा किया गया, तो ये क्या, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं, बट थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, तो बाकी देखो, जहाँ पे जिस क्वेश्चन पे एक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी हम लोगों ने किया, और भी एक्सप्लेन करने का हम लोग प्रयास करेंगे, बट थोड़ा आज हमारे पास समय कम है क्योंकि भदौरिया जी की क्लास लगी। ठीक, तो इस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ऐसे ही टाइम कुछ भी लगे। अगर आपको ये कुछ, आज तो हमने शुरुआत किया है, और ये शुरुआत हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये एक्सप्लेन करने वाली टेक्निक सही है, एक एक ऑप्शन को। अगर ये टेक्निक अच्छी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा फीडबैक दीजिए, हमारे मन को थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास करिए, जिससे हम लोग इसको कंटिन्यू रख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। ठीक है।